गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं फोकस टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ मकसूद। फोकस टुडे में आपका स्वागत है। बहुत सी खबरें आपका इंतजार कर रही हैं, लेकिन फिलहाल नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। उग्रवादी जगजीत सिंह चौहान ने घटना से काफी पहले दिए इंदिरा गांधी की हत्या के संकेत। बीबीसी को दिए इंटरव्यू में अंगरक्षकों के हाथों सर कलम की कही थी बात। ब्रिटेन के नेशनल आर्काइव्स के दस्तावेजों से हुआ खुलासा। अमेरिका के टेनेसी में मिलिट्री फैसिलिटीज पर गनमैन ने की अंधाधुंध फायरिंग, 4 नौसैनिकों की मौत। जवाबी कार्रवाई में हमलावर ढेर। ओबामा ने कहा होगी गहन जांच। यूरोपीय यूनियन से ग्रीस को मिलने लगा बेलआउट पैकेज। ईसीबी देगा 7 अरब यूरो का कर्ज। सोमवार से खुल जाएंगे ग्रीस के बैंक। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर बादल फटने से तबाही। कुल्लन में बादल फटने से एक लड़की की मौत। रोकी गई अमरनाथ यात्रा। मैगी पर बॉम्बे हाई कोर्ट आज सुनाएगा अहम फैसला। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने की है बैन की अपील। और बोकारो में मासूम की पीड़ा से आहत होकर थाने में ही फूट फूट कर रोई महिला थाना इंचार्ज। मानव सेवा आश्रम में ढाए गए थे बच्ची पर जुल्म। और सबसे पहले बात करेंगे ब्रिटेन की। क्या ब्रिटेन की तत्कालीन प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर को पहले से पता था कि इंदिरा गांधी की हत्या उन्हीं के अंगरक्षक कर देंगे? ब्रिटेन के अखबार द इंडिपेंडेंट ने सरकारी दस्तावेजों के हवाले से सनसनीखेज खुलासा किया है। दरअसल लंदन के क्यू स्थित ब्रिटेन के नेशनल आर्काइव्स ने ये दस्तावेज डीक्लासिफिकेशन नियम के तहत 30 साल की समय सीमा पूरी हो जाने के बाद अब जारी किए हैं। ये वही जगजीत सिंह चौहान है जिसने सबसे पहले अलग खालिस्तान की मांग उठाई थी। अलग खालिस्तान का आंदोलन चलाने के लिए चौहान 1971 में इंग्लैंड चला गया था और साल 2001 में इंडिया आने तक वहां महफूज रहा। जगजीत सिंह चौहान को लेकर ब्रिटेन के नेशनल आर्काइव्स ने जो दस्तावेज जारी किए हैं उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। खालिस्तान की मांग उठाने वाले इस उग्रवादी ने 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या से कई महीने पहले ही बीबीसी को दिए इंटरव्यू में ये बता दिया था कि इंदिरा गांधी की हत्या उन्हीं के अंगरक्षक कर देंगे। इंटरव्यू में जगजीत सिंह ने कहा था कि ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए इंदिरा गांधी के अंगरक्षक उनका सिर कलम कर देंगे। इससे जुड़े दस्तावेज लंदन के क्यू स्थित नेशनल आर्काइव्स में लंबे अरसे से पड़े थे और अब ब्रिटेन के गोपनीयता कानून के तहत 30 साल की मियाद पूरी हो जाने के बाद इसे सार्वजनिक कर दिया गया है। दस्तावेज के मुताबिक तत्कालीन ब्रिटिश पीएम मार्गरेट थैचर जगजीत सिंह चौहान के खिलाफ कार्रवाई चाहती थी, लेकिन ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने कानून का हवाला देकर इसे खारिज कर दिया था। थैचर चौहान को भारत के रिक्वेस्ट पर डिपोर्ट करना चाहती थी, लेकिन कॉमनवेल्थ देशों से जुड़े ब्रिटिश कानून की वजह से वे ऐसा नहीं कर सकी। चौहान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के गृह मंत्रालय के फैसले के बाद थैचर के प्राइवेट सेक्रेटरी चार्ल्स पावेल ने गृह मंत्रालय को खत लिखा था कि प्रधानमंत्री ये समझ नहीं पा रही हैं कि सिर्फ ये कहकर कि वो ऐसा नहीं कर रहा, कैसे जगजीत सिंह चौहान हिंसा भड़काने के आरोपों से मुक्त हो सकता है। पावेल ने लिखा कि पीएम का मानना है कि लॉ ऑफिसर्स को उससे जुड़े दस्तावेजों का एक बार फिर से अध्ययन करना चाहिए। इतना ही नहीं, ब्रिटेन के तत्कालीन विदेश मंत्री सर जियोफ्रे हाव ने अपनी सफाई में लिखा था कि भारत ने 4 मार्च 1976 को जगजीत सिंह चौहान के प्रत्यर्पण के लिए रिक्वेस्ट किया है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये ब्रिटेन के कानून और कॉमनवेल्थ सिटीजन्स को लेकर बनी नीतियों के खिलाफ है। हालांकि ब्रिटेन चाहे तो वो ऐसा कर सकता है क्योंकि गृह मंत्रालय के पास इस तरह का विवेकाधिकार है, लेकिन ऐसा तभी संभव है जब इस बात के पुख्ता सबूत मिल जाए कि और गतिविधियों के अलावा चौहान संगीन आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। नेशनल आर्काइव्स की ओर से जारी दस्तावेजों से ये साफ हो गया है कि मार्गरेट थैचर जगजीत सिंह चौहान के खिलाफ कार्रवाई को लेकर काफी संजीदा थीं, लेकिन उनके कैबिनेट सहयोगियों का साथ उन्हें नहीं मिला। दस्तावेजों से ये भी पता चला है कि थैचर ने निजी दखल देते हुए बीबीसी को चौहान को ज्यादा एयर टाइम देने से बचने के लिए सचेत किया था। थैचर ने बीबीसी के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल स्टुअर्ट हॉल को लिखा था कि गृह मंत्रालय ने पहले ही एक सिख उग्रवादी को प्लेटफॉर्म देने के लिए आपको ताकीद किया है। थैचर ने लिखा था कि हमें हमारे उच्चायुक्त से खास तौर पर सलाह मिली है कि इससे न सिर्फ भारत के साथ हमारे रिश्तों पर बुरा असर पड़ रहा है, बल्कि इंडिया में रहने वाले ब्रिटिश नागरिकों के लिए भी खतरा पैदा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर रॉयल हाइनेस प्रिंसेस अने को भी खतरा है, जो इंदिरा गांधी की अंत्येष्टि में शिरकत करने के लिए इंडिया जा रही हैं। साफ है कि जगजीत सिंह चौहान की वजह से भारत के साथ रिश्ते को लेकर मार्गरेट थैचर काफी चिंतित थी और हर सूरत हाल में कार्रवाई चाहती थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या वक्त पर भारत को जानकारी मिल जाती तो इंदिरा गांधी की जान बचाई जा सकती थी।
ब्यूरो रिपोर्ट। खबर अमेरिका से, जहां के टेनेसी राज्य में गुरुवार को एक गनमैन ने 2 मिलिट्री फैसिलिटीज पर हमला कर दिया। इस हमले में कम से कम 4 नौसैनिकों की मौत हो गई और 1 सैनिक और 1 पुलिस ऑफिसर जख्मी हो गए। हमला करने वाला संदिग्ध भी मारा गया है। अमेरिकी नौसेना ने बंदूकधारी संदिग्ध को नौसेना रिजर्व सेंटर के पास मार गिराया। चट्टानूगा के मेयर एंडी ब्रेक के मुताबिक गनमैन समेत कुल 5 लोग मारे गए हैं। बंदूकधारी हमलावर की पहचान भी कर ली गई है। हमलावर का नाम मोहम्मद यूसुफ अजीज बताया जा रहा है। तो वहीं यूएस अटॉर्नी बिल किलियन ने यह भी कहा है कि इस हमले को ऑफिसर्स डोमेस्टिक टेररिज्म मानकर तहकीकात कर रहे हैं। हालांकि एफबीआई के स्पेशल एजेंट इंचार्ज एड रेनहॉल्ड ने कहा है कि ऑफिसर्स हमले के मकसद का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। गुरुवार की सुबह टेनेसी राज्य में गनमैन ने नौसेना के 2 केंद्रों पर हमला कर दिया था। घायल सैनिक और पुलिस अधिकारी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हमले के बाद घटनास्थल के पास के हाईवे को बंद कर दिया गया और आसपास की इमारतों को भी घेर लिया गया था। तो अमेरिकी नौसेना के 2 केंद्रों पर हुए हमले पर गंभीरता से इसे लेते हुए राष्ट्रपति बराक ओबामा ने गुरुवार को वादा किया है कि इस मामले में जल्द और तेजी से जांच की जाएगी। ओबामा ने कहा कि ऐसा लगता है कि यह हमला एक बंदूकधारी ने किया है, लेकिन फिर भी फुल इन्वेस्टिगेशन जारी है। खबर ग्रीस से जुड़ी हुई। आर्थिक संकट से जूझ रहे ग्रीस को यूरोपीय यूनियन की ओर से मदद की शुरुआत हो गई है। गुरुवार की सुबह ही ग्रीस की पार्लियामेंट ने बेलआउट की शर्तों पर आधारित ऑस्टेरिटी बिल को मंजूरी दी थी। यूरोपियन सेंट्रल बैंक के हेड मारियो ड्राघी ने ग्रीस के लिए फाइनेंशियल और मॉरल सपोर्ट देने की बात कही। मारियो ने कहा कि ग्रीस के बैंक के इमरजेंसी क्रेडिट को बढ़ाया जाएगा। मारियो ने जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ग्रीस के सुधार के लिए कदम उठाने के अधिकार ईसीबी के पास नहीं थे। उन्होंने कहा कि हमने आदेश का पालन किया है। ग्रीस में आर्थिक संकट के चलते करीब 2 हफ्ते से ज़्यादा वक्त से बंद जो बैंक है उनको अब जल्द ही खोल दिया जाएगा। बैंकों को 29 जुलाई को बंद कर दिया गया था। बैंकों को बंद करने की नौबत इसलिए आ गई थी क्योंकि यूनियन सेंट्रल बैंक गवर्निंग काउंसिल ने ग्रीस के बैंकों को दिए जाने वाले क्रेडिट फ्लो को रोक दिया था, क्योंकि उन्हें डर था कि आर्थिक संकट झेल रहे ग्रीस के बैंक उनका पैसा वापस नहीं लौटा पाएंगे। और वहीं ग्रीस की सरकार ने गुरुवार को अनाउंस कर दिया है कि सोमवार से देश के सभी बैंकों को फिर से खोल दिया जाएगा। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि बैंकों से मनी विड्रॉल पर लगे प्रतिबंध धीरे धीरे ही हटाए जाएंगे। सरकारी टेलीविजन पर डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर दिमित्रिस मरदास ने कहा कि बैंक के कस्टमर्स अपने अकाउंट से मनी ट्रांसफर भी कर सकेंगे और डिपॉजिट भी कर सकेंगे, लेकिन फिलहाल एक दिन में अकाउंट से मनी विड्रॉल को लेकर गाइडलाइंस अभी जारी रहेगी। पिछले करीब 3 हफ्तों से ग्रीस के बैंकों से कैश की तंगी से गुजर रहे थे। कस्टमर्स को अपने अकाउंट से एक दिन में महज 60 यूरो ही निकालने की छूट थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू दौरे की बात करेंगे। आज जम्मू की यात्रा पर होंगे प्रधानमंत्री मोदी। जम्मू कश्मीर के पूर्व वित्त मंत्री गिरधारी लाल डोगरा की 100वीं जयंती के मौके पर आयोजित समारोह में भाग लेने के लिए जम्मू जा रहे हैं। पीएम के दौरे को देखते हुए जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कार्यक्रम जम्मू विश्वविद्यालय के जनरल जोरावर सिंह सभागार में होना है। इसके लिए पूरे विश्वविद्यालय को सील कर दिया गया है। और बात मैगी की। मैगी और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच जारी विवाद पर बॉम्बे हाईकोर्ट का आज एक बड़ा फैसला आने वाला है। एफएसएसएआई ने बॉम्बे हाईकोर्ट से 30 जून के उस फैसले को वापस लेने की अपील की है जिसमें उसने मैगी के निर्यात की इजाजत दी थी। 14 जुलाई को मामले पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसले के लिए 17 जुलाई यानी कि आज की तारीख मुकर्रर की थी। बॉम्बे हाईकोर्ट मैगी पर आज अहम फैसला सुनाने वाला है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मैगी पर पाबंदी लगाने के आदेश को नेस्ले ने चुनौती दी है। 14 जुलाई को हुई सुनवाई में नेस्ले की दलील थी कि एफएसएसआई ने मैगी के 9 वेरिएंट्स के सैंपल्स की जांच जिन लेबोरेटरीज में कराई है वे मान्यता प्राप्त नहीं है। नेस्ले का कहना है कि फूड प्रोडक्ट्स में लीड की मौजूदगी की जांच के लिए काफी पेशेवर, साफ सुथरी, आधुनिक तकनीकों से लैस लेबोरेटरी की जरूरत होती है। साथ ही जांच रिपोर्ट तैयार करने वाले विशेषज्ञ बेहद कुशल होने चाहिए। नेस्ले का यह भी कहना है कि 6 देशों सिंगापुर, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड,
वियतनाम और ब्रिटेन ने मैगी के सैंपल्स की जांच के बाद प्रोडक्ट को क्लीन चिट दी है। हालांकि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नेस्ले की इन दलीलों का हाईकोर्ट में विरोध किया है। FASSI ने 14 जुलाई को कोर्ट से उस फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा जिसमें उसने मैगी के एक्सपोर्ट की इजाजत दी थी। FASSI की दलील है कि अदालत के फैसले से मसला हल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि नेस्ले एक्सपोर्ट के लिए नया माल तैयार कर रही है जबकि पुराने माल को नष्ट कर रही है। फूड सेफ्टी विभाग नेस्ले पर जांच में सहयोग नहीं करने का भी आरोप कोर्ट में लगा चुका है। फूड सेफ्टी विभाग का कहना है कि मैगी सेहत के लिए खतरनाक है। दरअसल मैगी का विवाद सबसे पहले तब सामने आया जब यूपी के बाराबंकी से जब्त किए गए सैंपल में लेड की मात्रा तय मानक से 17 गुना ज्यादा पाई गई थी। सैंपल में सेहत के लिए खतरनाक मोनोसोडियम ग्लूटामेट यानी MGM की मात्रा भी पाई गई, जिसके बाद 5 जून को विभाग ने मैगी के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर पाबंदी लगाने का आदेश जारी कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट। तो बॉम्बे हाईकोर्ट आज ये फैसला सुनाएगा मैगी और FSSAI के बीच जो विवाद चल रहा है उसको लेकर। इस बीच आपको ये भी बता दें कि मैगी कब विवाद में आई। जो शुरुआत हुई वो यूपी से हुई जब लेड की मात्रा मैगी में ज़्यादा पाई गई। इसी तरीके से जो सर्कल है वो लगातार बढ़ता गया। मैगी का विवाद चक्र 10 मार्च 2014 सैंपल जाँच के लिए भेजे गए मैगी के जो सैंपल्स थे। उसके बाद 26 मार्च 2014 को गोरखपुर की लैब से इसी सैंपल की रिपोर्ट आई जिसमें 18 जून 2014 को नेस्ले को पहली बार नोटिस भेजा गया। 18 तारीख थी। उसके बाद 25 नवंबर 2014 की बात करें तो मैगी के सैंपल कोलकाता भेजे गए टेस्ट के लिए। 23 अप्रैल 2015 कोलकाता लैब से रिपोर्ट आई जो सैंपल्स भेजे गए थे जिसमें कहा गया कि यूपी में बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई क्योंकि लेड की मात्रा, सीसे की मात्रा उस मैगी में ज़्यादा पाई गई थी, ग्लूटामेट और लेड की मात्रा। इसके अलावा यूपी में उस दौरान बिक्री भी बंद कर दी गई थी क्योंकि सबसे पहला जो सैंपल था वो यूपी से ही भेजा गया था जिसमें मात्रा ज़्यादा पाई गई थी। 3 जून की बात करें तो केरल सरकार ने सरकारी रिटेल चेन से वापस ले लिया मैगी को। जितने भी मैगी के जो ब्रांड्स थे, जो उत्पाद मैगी बेचता है, उन्हें वापस बुला लिया गया। 3 जून 2015 की बात करें तो 13 सैंपल की जांच में से 10 सैंपल हानिकारक पाए गए, असुरक्षित पाए गए। 3 जून 2015 की बात करें तो आर्मी नेवी कैंटीन में जो मैगी बिकती थी उन पर भी पाबंदी लगा दी गई। 3 जून 2015 नेस्ले इंडिया के शेयर में 9% की गिरावट दर्ज की गई 3 जून को। इसके अलावा अगले ही दिन 4 जून की अगर बात करें तो गुजरात, उत्तराखंड में 1 महीने के लिए मैगी की बिक्री पर रोक लगा दी गई। 5 जून 2015 FSSAI ने उत्पादन, बिक्री और वितरण पर रोक लगाने के लिए आदेश दे दिए जिसके बाद जो तमाम स्टोर्स थे वहां से मैगी को उठवा लिया गया और वापस भेज दिया गया। हालांकि अब भी पाबंदी लगी हुई है और आज एक बड़ा फैसला बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से आना है मैगी को लेकर। इस पर नजरें हमारी रहेंगी, अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल खबर पंजाब के पटियाला से, जहां पर घग्गर नदी उफान पर है। नदी में पानी का स्तर इतना बढ़ गया है कि नदी अपने किनारे तोड़ने लगी है। नदी से सटे गांवों में बाढ़ का खतरा है। निचले इलाकों में बांध तोड़कर नदी का पानी गांवों में घुस चुका है। नदी को बांधने के लिए पटियाला के गांव वालों ने गजब का जज्बा दिखाया और सभी ने मिलकर कच्चा बांध बनाया और इसमें जुटे हुए हैं। नदियां जब अपना दायरा बढ़ाती हैं तो जद में आने वाले गांव के गांव और शहर के शहर जलमग्न हो जाते हैं। लगातार भारी बारिश और प्रशासन की बेरुखी से पटियाला में घग्गर नदी का भी यही हाल है। जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी है। घग्गर नदी उफान पर है। पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। किनारे नदी का साथ छोड़ रहे हैं। जिन खेतों में घग्गर का पानी फसल के रूप में लहलहाता था, तटबंध टूटने से आज वही खेत नदी का हिस्सा बन चुके हैं। सड़कें पानी की तेज धार में टूट चुकी हैं। पटियाला के गाँव में पानी घुसा तो लोगों ने सरकार की आस छोड़ खुद ही घग्गर को बांधने का फैसला कर लिया। क्या करते? फसलों के साथ अपनी और पशुओं की जान जो बचानी है। इलाके का पूरा गांव घग्गर की तबाही को रोकने के लिए पानी में उतर आया। कट्टों में मिट्टी और पत्थर डाल लोग टूटे बांध को बनाने में लग गए। सैकड़ों लोग पानी में उतरकर बांध को ठीक करने में लगे हैं। बच्चे, बूढ़े सभी कंधों पर बोरियों में मिट्टी डालकर पानी की धार को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पानी का बहाव इतना तेज था कि कई फुट तक बांध को तोड़ता हुआ गांव में घुस रहा था। घग्गर बरसाती नदी है। जब भारी बारिश होती है तो घग्गर का जलस्तर काफी बढ़ जाता है। ऊंचे इलाके तो बच जाते हैं, लेकिन निचले इलाकों में पड़ने वाले गांवों की शामत आ जाती है। नदी में उफान बढ़ने से मिट्टी के कच्चे बांध टूट जाते हैं और घग्गर आसपास के गांवों में तांडव मचाने लगती है। अमूमन ऐसा हर साल होता है। घग्गर के किनारे बसे दर्जनों गांव में इस साल भी घग्गर का पानी घुस चुका है। चीका पटियाला हाईवे पहले ही दरक चुका है। कई गांवों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं।
पटियाला के गांव वालों ने हिम्मत तो दिखाई है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है और कई गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है, तो गांव वालों ने उसका आसरा छोड़कर वो जज्बा दिखाया जिसकी मिसाल आने वाले कई सालों तक दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। और बात करेंगे जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में बादल फटने से तबाही मची हुई है। श्रीनगर के पास कुल्लन इलाके में बादल फटने से एक लड़की की मौत हो गई है, जबकि 4 और लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। वहीं शेषनाग इलाके में भी बादल फटा, जिससे 2 घर पूरी तरह से तहस नहस हो गए। करगिल, श्रीनगर और लेह हाईवे पर बादल फटने से 5 कारें बह गई, जबकि 2 घर पूरी तरह से तबाह हो गए। बादल फटने के बाद अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। प्रशासन ने राहत और बचाव के काम शुरू कर दिए हैं। इधर पहाड़ी इलाकों में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक बारिश ने बाढ़ के हालात पैदा कर दिए हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में भारी बारिश से सड़कें पानी से लबालब हो गई हैं, तो वहीं शिमला में भी भारी बारिश ने दस्तक दे दी है। 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर हरिद्वार की है, जहां भारी बारिश के चलते सड़कें जलमग्न हो गई हैं, जबकि दूसरी तस्वीर है शिमला की, जहां लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और अगली खबर नैनीताल से है, जहां अचानक एक विशालकाय झरना फूट पड़ा है। झरना भी ऐसा कि ये सीधे सड़क पर गुजर रही गाड़ियों के ऊपर गिर रहा है। बारिश की वजह से पूरे उत्तराखंड समेत नैनीताल भी पहले ही तरबदर है और अब नैनीताल में फूटे इस झरने ने लोगों को हैरत में डाल दिया है। आने जाने वाले लोग झरने का पूरा मजा ले रहे हैं। तस्वीरें देखिए जरा आप, एक्सक्लूसिव तस्वीरें फोकस न्यूज़ के पास। पहाड़ से सड़क पर झमाझम पानी गिरा, एक झरने की शक्ल इसने ले ली। नैनीताल में पहली बार लोगों ने इतने बड़े झरने को देखा है, लेकिन प्रशासन को अब डर इस बात का है कि कहीं ये झरना लंबे समय तक अगर यूं ही बहता रहा तो भारी परेशानी का सबब भी बन सकता है। और रुकेंगे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे कि आखिरकार थाने में ही क्यों रो पड़ी थाना प्रभारी। हेलो एंड वेलकम। हफ्ते